हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो कल हमने पढ़ लिए थे तीन प्रकार की चीज़ें, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। समझ गए ना? एक बात बता देते हैं फिर से, समस्थानिक क्या होती है? जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं मगर परमाणु भार समान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक, अच्छा परमाणु भार समान कह दिया मैंने, सॉरी। तो परमाणु भार अगर समान है तो उनको हम क्या बोलते हैं? समभारिक। जिनके परमाणु भार अलग अलग हैं परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे कल मैंने बताया था 6C12 एंड 6C14, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये क्या होते हैं बच्चों? समस्थानिक। क्या होते हैं ये? समस्थानिक। बच्चों ये सामान्य कार्बन होता है, पता है इस कार्बन को क्या बोलते हैं? बड़ा काम का कार्बन है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन। क्या है इसको? रेडियो एक्टिव कार्बन। आपने देखा होगा आता है कि राम सेतु 5000 वर्ष पुराना है, ये मूर्ति 10,000 वर्ष पुरानी है। तो ये जो होता है बेटा, जो कार्बन डेटिंग की जाती है ना, वो इसी से की जाती है, ठीक ना। कार्बन का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना कार्बन बचा हुआ है उसके अंदर। तो जितना कार्बन बचा हुआ है उसके आधार से तय किया जाता है कि ये कितने वर्ष पुराना आपके पास सैंपल दिया गया, जो नमूना जिस पे आप चेक कर रहे हो। तो ये बड़े काम का कार्बन होता है। रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो बहुत काम के कार्बन होते हैं। एक बेटा आयोडीन का कोई आई थिंक 157 या 159 कुछ होता होगा, छोड़ दो उसको। तो आयोडीन के भी आइसोटोप होते हैं। आयोडीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक सामान्य होता है, एक रेडियो होता है। एक क्या होता है? एक रेडियो। तो जो रेडियो आइसोटोप होता है बच्चा, वो हेल्थ के लिए हम लोग के इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी का किडनी वगैरह फेल होता है तो जब बॉडी में किडनी का फ्लो देखने के लिए जब चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो आयोडीन का आइसोटोप इंजेक्ट करके ब्लड में, और फिर किडनी की फंक्शनिंग देखते हैं कि किडनी में खून कितनी जोर से बह रहा है, क्योंकि उसकी इमेजिन हो जाती है। वो इमेजिन मतलब उसकी फोटो निकल करके आती है, नॉर्मल ब्लड की फोटो निकल करके नहीं आती है। समझ गए ना? तो उसका फ्लो चेक करने के लिए आयोडीन को भेजा जाता है। तो कल मैंने ये बताया। फिर मैंने बताया सम न्यूट्रॉनिक। क्या बताया? सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ऐसे परमाणुओं के नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनको हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अब आइए आज का टॉपिक लिखिए, न्यूक्लियर शेप, साइज एंड डेंसिटी। मतलब कि नाभिक का आकार, ठीक है ना। शेप यानी कि उसका आकृति, आकार एवं उसकी घनत्व। शेप, साइज एंड डेंसिटी। शेप, साइज एंड डेंसिटी। ठीक है। तो नाभिक का आकार, आकृति एवं घनत्व। ठीक है जी, आकार, आकृति एवं घनत्व। तो इस सेगमेंट में हम यहाँ पर इस टॉपिक में नाभिक की त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे कि नाभिक की त्रिज्या कैसे होती है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आएगा। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा हर वर्ष आने वाला है समस्थानिक, समभारिक। पक्का डेफिनेशन 4 नंबर का ये चैप्टर आना है। 4 मार्क्स का क्या है ये चैप्टर है। तो कहो 2-2 मार्क्स की डेफिनेशन ही दे देगी, समस्थानिक की परिभाषा और समभारिक की परिभाषा। यस, हाँ, मतलब 2 नंबर की एक परिभाषा ही दे देगा, ठीक ना। और बाकी 2 नंबर का त्रिज्या निकालने के लिए अब आपको बता देगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई नाभिक की त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, नाभिक के आकार के बारे में पढ़ेंगे, नाभिक के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए, लगभग प्रत्येक नाभिक की आकृति को गोलाकार माना गया है। गोलाकार मतलब जो प्रत्येक नाभिक होता है उसके आकृति को गोलाकार माना गया है। और आकार तो मैंने आपको बता दिया था कि जो नाभिक की भैया त्रिज्या होती है वो r बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर ये त्रिज्या हुआ करती है। और इसका शेप कैसा होता है? नाभिक का आकार, आकृति गोलाकार, है ना। ये देखो जी, तो ये गोला है, इसलिए पीछे से भी समझ में आया, इसलिए अपन ने इसको ऐसा बना दिया है। अब 2 बातें हैं बच्चों, एक स्थायी नाभिक और दूसरा अस्थायी नाभिक। एक स्थायी नाभिक है और दूसरा, अगर स्थायी नाभिक है तो वो अपने आकृति में, आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, वो वैसे का वैसा बैठा रहेगा। परंतु जो अगर अस्थायी नाभिक है, अस्थायी नाभिक होगा क्यों? अस्थायी नाभिक होगा, एक तय रहेगा। नाभिक के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन और क्या? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इनके बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कुछ बल लगा करते हैं। मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो अब फिलहाल अपन ऐसा कर लेते हैं
कि नाभिक के अंदर बैठा है एक न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, पहला प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन। तो आपको पता है कि प्रोटॉन धनावेशित होता है, ये भी क्या होता है, धनावेशित। तो इनके बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। समझ गए? और बहुत ही कम जगह में है ये भैया 10 की पावर -15 के अंदर है। ये 10 की पावर -15 के भी कहां है, ये तो त्रिज्या है 10 की पावर -15, ये उसके भी अंदर है। मतलब घनघोर प्रतिकर्षण, जबरदस्त वाला प्रतिकर्षण। समझ में आया? इनके बीच में जबरदस्त वाला प्रतिकर्षण हुआ करता है, परंतु इस प्रतिकर्षण के बावजूद एक मूल बल होता है जिसका नाम है नाभिकीय बल। अब ये मूल बल है, ये नाभिकीय बल जो कहा गया है, कैसा बल कहा गया है, मूल बल। जैसे आपने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल एक मूल बल है, फंडामेंटल फोर्स है ना, जो लगेगा ही लगेगा, प्राकृतिक बल है। नाभिक के अंदर एक बल लगता है जो मूल बल है, और यहां पर भी एक मूल बल काम कर रहा है, मगर ये कौन सा बल है, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल है, स्थिर वैद्युत बल। आपको बताऊं मैं, जो स्थिर वैद्युत बल होता है उसकी तुलना में नाभिकीय बल 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। समझ गए ना? एक मिनट, अभी बता दूंगा मैं, कई गुना ज्यादा, 100 नहीं मानिएगा, उसका जो होता है कई गुना ज्यादा उससे स्ट्रांग हुआ करता, मतलब बहुत बड़ा। समझ गए ना? उससे बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता है। एक जगह अभी आपको कहीं पर आएगा, ऑर्डर ऑफ द फोर्सेस में बता दूंगा कि फोर्सों का क्रम क्या होता है, देख करके बता देता हूं। मतलब ये मान लीजिए कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो मैं 3 एरो लगा रहा हूं, किस फोर्स की तुलना में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत बलों की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। मतलब इतने घनघोर प्रतिकर्षण के बाद भी इस दोनों प्रोटॉनों को बांध करके रखता है, दोनों प्रोटॉनों को बांध करके रखता है। समझ गया जी? वो तो लगेगा, उससे प्रतिकर्षण होगा, मगर नाभिकीय बल क्या करेगा, आकर्षण होता है। नाभिकीय बल केवल और केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। नाभिकीय बल प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता है, केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरी चीज, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी चीज, यह बहुत ही कम दूरी का फोर्स है। आप कहेंगे कि इसको बाहर निकाल करके ले जाएंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बहुत ही कम दूरी का फोर्स है, सीमित जगह का फोर्स है। अब देख लो भाई, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लग गया, प्रतिकर्षण। न्यूट्रॉन बेटा कैसा कण है, आवेश रहित, जीरो आवेश है, इसके बीच में कोई स्थिर वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। इसके बीच में केवल और केवल नाभिकीय बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, नाभिकीय बल। अब देखो, ये इसके साथ भी नाभिकीय बल काम करेगा, ये इसके साथ भी नाभिकीय बल काम करेगा। मतलब ये वाला न्यूट्रॉन, ये वाला प्रोटॉन, ये वाला न्यूट्रॉन, ये वाला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन का प्रतिकर्षण, प्रोटॉन 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 का प्रतिकर्षण काहे की वजह से, विद्युत की वजह से। किसकी वजह से, और प्रोटॉन प्रोटॉन का आकर्षण। ये देख लो भाई, ये आकर्षण है, ये क्या है, आकर्षण। ये दूर दूर हो गया तो ये क्या हो गया, प्रतिकर्षण, और ये क्या हो गया, आकर्षण। अब ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन तो हो गया, तो क्या क्या पेयर बने देख लीजिए आप। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का आकर्षण, बोलो हाँ। उदासीन है, मैंने विद्युत बल थोड़ा ना कहा है, विद्युत नाभिकीय बल का आकर्षण। नाभिकीय बल डिपेंड नहीं करता आवेश पे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये वाला, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये वाला, मतलब आकर्षण बल बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, और प्रतिकर्षण बल केवल क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो इन बलों को कुल मिलाकर के जितने प्रकार के बल हैं, इन बलों को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। एक क्राइटेरिया आएगा, एक तरीके से एक आपको एक मिलेगा, क्या कहना चाहिए उसको, कि एक तरीके से अनुपात तय कर दिया जाएगा कि इतना अगर अनुपात है इतना अगर अनुपात है कुछ चीज़ों का, ये अगर इस चीज़ को अगर आप नाभिक फॉलो करता है, ये कोई लाइन है, एक कोई स्टेटमेंट है, अगर आप इस चीज़ को नाभिक फॉलो करता है तो नाभिक क्या कहलाएगा, स्थायी। और यदि इस लाइन को फॉलो नहीं करता है, इस बात को फॉलो नहीं करता, तो नाभिक क्या है, अस्थायी। तो अभी उस बात पे बाद में जाएंगे कि क्या फॉलो करता है। जब नाभिक अस्थायी होता है तो क्या करता है, उस समय ये अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। अल्फा कण, बीटा कण और गामा कणों का उत्सर्जन करता है। तो नाभिक या तो संकुचित होता है या तो फैलता है। नाभिक या तो संकुचित होता है या तो फैलता है। समझ में आया? तो उस समय होता है जिस समय ये अस्थायी होता है, परंतु स्थायी नाभिक में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्थायी नाभिक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने लिखा है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज शेप ऑफ द न्यूक्लियस रिगार्डेड एज स्फेरिकल, मतलब कि सामान्यतया
हर नाभिक का आकार कैसा माना गया है? आकृति या आकार क्या माना गया है? गोलाकार माना गया है। परंतु इसमें अधिक से अधिक, ये बात आपको पूछी नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूं, परंतु इसमें अधिक से अधिक 10% से कम का वेरिएशन होता है। डेविएशन यानी कि विचलन, लिख लो कि इसमें आकार में जो विचलन होता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो 10% का बस विचलन होता है। 10% आकार जो है, 10% आकार जो है थोड़ा बहुत इसका डिस्टर्ब होगा। 10% आकार जो है थोड़ा बहुत इसका डिस्टर्ब होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। चलिए अब लिखिए साइज। ये आकृति थी, मैंने आकार जहां पे बोला है वो आकृति याद रखिएगा, है ना। आकृति का मतलब है कैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड आकृति। ओके, आकार मतलब साइज के बारे में बताता है। आकार किसके बारे में बताता है? साइज के बारे में, ठीक है ना। आकृति एवं आकार दो अलग अलग चीजें हैं। चलिए लिखिए साइज यानी कि नाभिक का आकार, इसका डेरिवेशन करते हैं। लिखिए प्रयोगों में रदरफोर्ड ने प्राप्त किया कि, प्रयोगों में रदरफोर्ड ने प्राप्त किया कि, रदरफोर्ड ने प्रयोग किए बहुत सारे। नाभिक का प्रयोग आपने जाना रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज का भी श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को। यस, तो प्रयोगों में रदरफोर्ड ने प्राप्त किया कि नाभिक का आयतन समानुपाते, नाभिक का आयतन समानुपाते, समानुपाती का चिन्ह लगा के, नाभिक का आयतन समानुपाते न्यूक्लियानों की संख्या, नाभिक का आयतन समानुपाते न्यूक्लियानों की संख्या। हाँ भाई, मतलब जितने ज्यादा न्यूक्लियान होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? आयतन। अभी तो सिंपल लॉजिकल बात है भाई कि जिसके अंदर 50 न्यूक्लियान होंगे और जिसके अंदर 2 न्यूक्लियान होंगे तो ज्यादा बड़ी फुटबॉल कौन सी होगी? 50 न्यूक्लियान वाली कि 2 न्यूक्लियान वाली? 50 न्यूक्लियान वाली। तो क्योंकि वो बड़ी होगी, तो रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक का आयतन समानुपाते न्यूक्लियानों की संख्या। इसके लिए कह दिया नाभिक का आयतन समानुपाती न्यूक्लियानों की संख्या, अतः अर्थात V प्रोपोर्शनल टू A। लिखिए V प्रोपोर्शनल टू A, V समानुपाते A, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? आयतन, वॉल्यूम होता है इंग्लिश में, समानुपाते द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर बोलता हूं ना इंग्लिश में इसको, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो V समानुपाते A में दोबारा आता हूं, V समानुपाते A। V का मान भाई गोलाकार आयतन होता है 4/3 पाई R का क्यूब, स्क्वायर नहीं भाई बेटा, क्यूब। 4/3 पाई R क्यूब समानुपाते A। आयतन 4/3 पाई R क्यूब समानुपाते A, ठीक है बेटा। चलो R क्यूब को रोक लो क्योंकि त्रिज्या पर हम बात कर रहे हैं, है ना जी। R क्यूब को रोक लेते हैं तो त्रिज्या पर बात कर ले। R क्या है बेटा? नाभिक की त्रिज्या। R क्या? नाभिक की त्रिज्या। R नाभिक की त्रिज्या है। R क्यूब समानुपाते A इंटू 3 अपॉन कितना? 4, और यहां पे कितना आ जाएगा? पाई। अच्छा देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है कि नहीं है? तो इसको भी इसके लपेटे में ले लेते हैं। तो R क्यूब प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? A। R क्यूब प्रोपोर्शनल टू A यानी R समानुपाते A की पावर कितना? 1/3। भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा बार आता है, दे के नीट में, कंपटीशन में, है ना। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सिंपल। एक नाभिक की त्रिज्या इतनी दी गई है, उसका परमाणु भार इतना दिया गया है, और दूसरे नाभिक का परमाणु भार इतना है, बताइए त्रिज्या क्या होगी? समझ रहे हो मेरी बात? कैसे सवाल आएंगे इस पर बेस्ड एप्लीकेशन? ये देखिए ऐसा आएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 की होल पावर कितना? 1/3। अनुपात का रूल लगेगा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना। तो मालूम कैसे क्वेश्चन दे देगा? 8/27 और यहां पर एक की त्रिज्या दे देगा R है, दूसरे की त्रिज्या पता करो। एक का परमाणु भार कितना? परमाणु भार क्रमांक 8, दूसरे का कितना? 27। पावर कितना लगाओगे? 1/3। तो R एक की पता है, मान लो R कुछ दिया होगा 2-3 नैनोमीटर, जो भी, क्या करना अपन को, नैनो नहीं फर्मी। R2 इक्वल टू बेटा कितना आएगा? 8 का क्यूब कितना होता है? क्यूब रूट 2, और ये कितना?
3 मतलब R2 बराबर 3 पलटी मारेगा 3/2 R, बोलो हाँ। तो R2 बराबर 3 का आधा कितना, 1.5 R। कितने R हो गए, 1.5 R। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस पर आएंगे। तो R समानुपाते A⁻3, एक पार्ट ये बन गया। R क्या है यहाँ पर, नाभिक की त्रिज्या। R क्या है, नाभिक की त्रिज्या। कांस्टेंट यदि यहां से मैं हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आएगा सारी कैलकुलेशन के बाद, R = R0 A⁻1/3। एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है सभी नाभिक के लिए सेम होती है, कांस्टेंट है ये, और कांस्टेंट तो सबके लिए सेम होता ही है। तो R0 का मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। बच्चों क्लास 11th में पढ़ा होगा 10⁻⁻15 मीटर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फर्मी। क्या बोलते हैं, फर्मी। तो आंसर ये क्या है, 1.2 फर्मी। नोट करिए 1.2 फर्मी। किसका मान है भाई साहब, R0 का, है ना। R0 का मान है 1.2 फर्मी। तो फाइनली हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया कि R बराबर 1.2 × 10⁻⁻15, या एक काम कर लो 1.2 रखो, चलो एक लाइन और सही, इंटू 10⁻⁻15 A⁻1/3 मीटर ऐसा लिखोगे तो, और अगर 10⁻⁻15 को गायब करोगे तो R बराबर 1.2 A⁻1/3। बट अब क्या लिखोगे, फर्मी। अब लिखना फर्मी क्योंकि 10⁻⁻15 आपने गायब कर दिया है। ठीक है जी। तो A⁻1/3 मीटर, या इसमें आ जाएगा फर्मी में। तो बच्चों ये हो गया हमारा नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या R = R0 A⁻1/3। इसको अच्छे से नोट कर लो। चलिए लिखिए नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व देख करके आपको पहली नजर में ये लग रहा होगा कि सर जितना बड़ा नाभिक होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा, है ना। घनत्व मतलब कि घनापन, नाभिक का घनापन। तो बोलो मन क्या कह रहा है कि जितना छोटा होगा ज्यादा होगा, कि सबका समान रहेगा, कि जितना बड़ा होगा कि ज्यादा होगा। अच्छा जी, चलिए ठीक है। ठीक है, आपने कह दिया कि नाभिक का घनत्व जितना छोटा होगा ज्यादा होगा। अब देखते हैं डेरिवेशन क्या कहता है। हेडिंग डाल लीजिए नाभिकीय घनत्व। तो घनत्व सब लोग जानते हैं, घनत्व बराबर लिखो, घनत्व बराबर नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। बोलो जी, घनत्व होता है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन = m/v, है ना जी बेटा। अच्छा, नाभिक के द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा, A। कितनी होती है, A, और मल्टीप्लाई बाई, ये तो संख्या है। द्रव्यमान निकालने के लिए हर कण, A मतलब न्यूक्लियॉन की संख्या, A मतलब न्यूक्लियॉन की, और हर न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान कल पढ़ाया था कितना होता है, 1 AMU, एक परमाणु भारी इकाई 1 AMU, और डिवाइडेड बाई नाभिक का आयतन 4/3 πr³। ठीक है जी, 4/3 πr³। सो A, तो A है इंटू 1 AMU। ठीक है भाई साहब, 4/3 पाई इंटू, सावधान त्रिज्या भी निकाली अपन ने, त्रिज्या निकाली है क्या, R0 A⁻1/3 का होल क्यूब। होल थ्राइस कर दिया, बोलो हाँ या ना। चलिए भाई, A इंटू 1 AMU, बेटा A मल्टीप्लाई बाई 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम अपॉन 4/3 पाई, जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7। बेटा R0 का क्यूब कर दूं इंटू A का होल क्यूब, रूट का क्यूब कितना हुआ, A से A उम्मीदें ध्वस्त आपकी, जो आपको लग रहा था कि परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, कोई जितना भारी होगा तो उतना कम होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, A से A क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो ये भी क्या है, कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, ये भी क्या है पाई, 22/7 लिख तो दिया भाई, पाई का मान है ना। चलो भाई साहब, पाई, ठीक है ना, ये पाई, और ये R0 का मान 1/3, बोलो हाँ। R0 भी क्या होता, कांस्टेंट, 1.2 इंटू 10⁻15 होता है कि नहीं होता।
तो इसका मान भी रख दूंगा मैं, r0 का मान भी 1.2 इंटू 10 की पावर -15 बेटा। इसको हल करने के बाद आंसर आता है, आंसर 2 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूबिक। आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नाभिक हो उसका घनत्व तो हमेशा कांस्टेंट है। समझ में आ गया? उसका घनत्व तो हमेशा कांस्टेंट है, डिपेंड ये नहीं करता कि नाभिक बड़ा है छोटा है, तो हर प्रकार के नाभिक का घनत्व क्या है? कांस्टेंट है। लिखिए अतः, हाँ इसको बनाने के बाद लिखेंगे एक लाइन, अतः प्रत्येक नाभिक का घनत्व नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, उसे मतलब नहीं कोई बड़ा कोई छोटा, घनत्व सबका एक जैसा होगा। चलिए एक प्रश्न लिखिए इस पर बेस्ड, लिखिए आयरन के दिए हुए नाभिक का द्रव्यमान यदि आयरन के दिए हुए नाभिक का द्रव्यमान 55.85 इकाई है तो के दिए हुए नाभिक का द्रव्यमान 55.85 इकाई 55.85 इकाई है तो 55.85 इकाई है तो इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अभी तो मैंने आपको बता दिया है कि घनत्व जो होता है 2 × 10 की पावर कितना 17 बताया ना। देखो 2 × 10 की पावर 17 आया ना किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। हाँ मतलब 1 मीटर क्यूब का द्रव्यमान आएगा 2 × 10 की पावर 17। बहुत भारी है मतलब न्यूक्लियस। 1 मीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना आएगा? 2 × 10 की पावर 17। फीलिंग पकड़ पा रहे हो ये कितना भारी है? 2 × 10 की पावर 17 आ रहा है द्रव्यमान किलो। ना 1 मीटर त्रिज्या का गोला नहीं, 1 मीटर, अरे 1 मीटर त्रिज्या का गोला कैसे हो जाएगा 1 मीटर क्यूबिक? सुनो ध्यान से, घन बनाएंगे। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, मतलब छत में टंकी बनवाई जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है। मतलब लगभग इतनी बड़ी टंकी, 1 मीटर लंबाई भी इतनी बड़ी, चौड़ाई भी इतनी बड़ी और ऊंचाई भी इतनी बड़ी, और ठीक है ना। उसका जो द्रव्यमान आएगा वो आएगा 2 × 10 की पावर 17 किलोग्राम है। कितने सारे जीरो लगे हैं? शंख से भी ज्यादा ही होंगे शायद। 17 शंख 17 जीरो होते हैं शंख में, मुझे 18 होते हैं। हाँ जो भी होगा भाई देख लेना। ओके हाँ 10 शंख में 18 तो 2 शंख हो जाएगा। चलो ठीक है 10 की पावर 17 मतलब 1 मीटर क्यूबिक का इतना द्रव्यमान होगा। बहुत नाभिक हैवी है। अपन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन मैं करवा रहा था, आप कहेंगे सर आपने क्वेश्चन दिया है कि आयरन का जो द्रव्यमान दिया है वो दिया है कितना? नाभिक का द्रव्यमान 55.85 इकाई, इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आप कह सकते हैं सर सबका नियतांक होता है, यही होगा। ऐसा कभी सवाल आए तो आपको सॉल्व करना है। हल्का सा वेरिएशन आएगा बेटा पॉइंट का, मगर आपको उसको सॉल्व करना। आप उसको ये नहीं कह देंगे सर यही होता है तो यही लिख दो, नहीं, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर घनत्व बटे आयतन, सॉरी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए द्रव्यमान मतलब ए है द्रव्यमान संख्या, बोलो हाँ। और द्रव्यमान निकालने के लिए कितने का गुणा करेंगे? AMU का। बट देखिए भाई साहब आपको यहां पर ये नहीं लगाना, इसके पहले मैं एक लाइन और लिखूंगा, रो बराबर m/v, m/v, और m बनता है a × 1 AMU। यस और नो? द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान संख्या गुणे एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान। अब इस बार भाई आपको जो द्रव्यमान है ऑलरेडी दिया गया है 55.85 दिया है कि नहीं दिया? 55.85 AMU आपको ऑलरेडी द्रव्यमान दिया गया है। 55.85 आपको ऑलरेडी द्रव्यमान दिया गया है। केजी नहीं भाई, लिखा है देखो ना, इकाई बोला हूं मैं, इकाई में दिया ना। यस, इतना द्रव्यमान आपको दिया गया है। त्रिज्या 4/3 पाई r 55.85 गुणे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 27 किलोग्राम। यस और नो? 4/3 पाई इंटू 4/3 पाई इंटू r0 का क्यूब इंटू कितना a, यही होता है ना। हाँ मैंने सॉल्व कर दिया r क्यूब को, टोटल सॉल्व करके r0 का क्यूब इंटू कितना a।
ठीक है जी। अब देखिए आप यहां पे r0 का क्यूब इंटू ए है, यहां पर से ऑलमोस्ट ये वाला जो है ए जो होता है, ए जो होता है, ए द्रव्यमान संख्या, ए मतलब द्रव्यमान संख्या। आयरन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती बेटा? 56। आयरन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 56 होती है। जरा देखो भाई, हाँ 56 ही होती है, ठीक है ना। तो आयरन की जो द्रव्यमान संख्या हुआ करती है कितनी होती है? 56 होती है। तो मैं ए की जगह कितना लिख दूं बोलो बेटा यहां पे? 56। समझ में आए? r0 की जगह मैं क्या डाल दूंगा बेटा बोलो? 1.2 इंटू 10 की पावर -15। बोलो यस और नो। बेटा इन सबको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ रहा है 2.2 गुणे 10 की पावर कितना? 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। देखिए थोड़ा सा फर्क आया है पॉइंट का, 2.2। हाँ भी इतना आता है भाई साहब, हाँ भी 10 की पावर 17 लगा है तो बड़ा है, बट यदि प्रैक्टिकली आपको बोला जाए तो ये चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो प्रैक्टिकली निकालने को बोला जाएगा तो, बट इसको एज ए नज़र में, फिजिक्स की नज़र में लगभग आसपास ही मानेंगे हम, है ना। तो प्रैक्टिकली बोला जाए तो आपको कई बार निकालने को आ सकता है। ठीक है जी, चलिए अब लिखिए अगला टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए नाभिकीय बल, अगली हेडिंग डालिए, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल लिखिए दिए गए नाभिक के न्यूक्लियनों के मध्य कार्य करने वाला, दिए गए नाभिक के न्यूक्लियनों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण प्रकृति का एक आकर्षण प्रकृति का मूल बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, आया समझ में ना? न्यूक्लियनों के बीच में काम करने वाला आकर्षण प्रकृति का जो मूल बल होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। मूल बल है, प्रकृति के कुछ मूल बल है जिन पर पूरी प्रकृति काम कर रही है। समझ गए ना? विद्युत बल, आकर्षण बल, ठीक है ना, और अपना नाभिकीय बल, ठीक है ना। तो क्लियर? गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण बोल दिया शायद, गुरुत्वाकर्षण बल और ये नाभिकीय बल, ये मूल बल आते हैं। ठीक है, लिखिए, नहीं घर्षण बल मूल बल नहीं है बेटा, घर्षण बल मूल बल नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो बल कहलाते हैं इनके बीच लिखिए। इसके बाद यह बल पैराग्राफ चेंज करके, अब इसकी मैं प्रकृति लिखा रहा हूं, इसके बाद प्रॉपर्टीज, इसकी विशेषताएं। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, मतलब न्यूक्लियनों के अंदर के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता। आवेश पर निर्भर नहीं करता। दूसरे पॉइंट लिखिए, यह लघु परास बल है। लघु परास बल है मतलब इसके लिए जो दूरी होनी चाहिए वो 10 की पावर -15 आसपास या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा दूरी पे काम नहीं करेगा। आप सोच लें कि 1 मीटर की दूरी पर 2 न्यूक्लियन रखे हुए हैं और इनके बीच में किसी प्रकार का बल लग जाए, नाभिकीय बल नहीं लगेगा, और जो बल लगने होंगे लग जाएंगे, मगर इतनी दूरी पर नाभिकीय बल लगेगा नहीं। यह लघु परास बल है। यह बल अत्यंत तीव्र है। यह बल अत्यंत तीव्र है। यह बल अत्यंत तीव्र है। ये जो बल होता है यह अत्यंत तीव्र होता है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट का है। ठीक है, अत्यंत तीव्र है। दूसरा, यह केंद्रीय बल नहीं है।
यह केंद्रीय बल नहीं है। केंद्रीय बल क्या होता है भाई? केंद्रीय बल होता है जो केंद्र से केंद्र, जैसे आवेश वाला आपने पढ़ा था विद्युत बल, वो धनावेश के केंद्र से लेकर धनावेश के केंद्र के बीच में लगता था, परंतु यह केंद्रीय बल नहीं है। यह कहीं भी लग जाएगा, बाउंड्री में भी अटैक कर जाएगा, समझ गए ना? केंद्रीय बल नहीं है, यह केंद्रीय बल नहीं है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टियां। अगला पॉइंट लिखो, यह बल यह बल स्थिर वैद्युत बल की तुलना में स्थिर वैद्युत बल की तुलना में कितने गुना? 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है, 100 गुना ज्यादा तीव्र होता है, 100 गुना ज्यादा तीव्र होता है। ये जो बल होता है ये विद्युत बलों की तुलना में 100 गुना ज्यादा तीव्र होता है, 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव। ठीक है जी, तो ये तो हो गया नाभिक के बीच में लगने वाला बल। अब बात करते हैं स्थायी नाभिक की क्या डिमांड है। मैंने आपसे कहा था कि स्थायी नाभिक की एक रेखा है, उस रेखा में ही चलना पड़ेगा। एक डिमांड है कि इसमें अगर तुम रहोगे तो हम स्थायी नाभिक हैं, ठीक है ना? और अगर ये नहीं होगा तो स्थायी नाभिक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना जी? तो इसमें देखिए, लिखिए अगला हेडिंग क्या डालोगे? स्थायी नाभिक। अगली हेडिंग है स्थायी नाभिक। अब नाभिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्थायी नाभिक कैसे होते हैं, अस्थायी नाभिक कैसे होते हैं। लिखिए, ज्ञात 1500 नाभिकों में ज्ञात 1500 नाभिकों में 260 से भी कम नाभिक स्थायी होते हैं। 260 से भी कम नाभिक स्थायी होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। अस्थायी नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा कण, बीटा कण तथा अल्फा कण या बीटा कण, अल्फा कण या लगा लेना, अल्फा कण या बीटा कण और अल्फा कण या बीटा कण और गामा विद्युत चुंबकीय विकिरण। और ये देखो, मैंने पहले में या लगाया है, बाद में और लगाया है, मतलब अल्फा कण निकले या बीटा कण निकले, साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेगा जरूर। और गामा विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन करते हैं अल्फा कण या बीटा कण और, समझ रहे हो? देखो भाई साहब, ए और बी एंड सी, समझ रहे हो? यानी ये निकलेगा या ये निकलेगा, परंतु साथ में ये जरूर निकलेगा। मतलब या तो ए सी जाएगा, अल्फा जाएगा, गामा निकलेगा, या बीटा जाएगा, गामा निकलेगा। कल मैंने बताया था, खट्टा खाओ या मीठा खाओ, बाद में सौंफ तो खा के जाओगे ही कॉम्प्लीमेंट्री होटल से। समझ में आया ना? यस लिखो। हाँ, विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। यह घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। यह घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। यह पूर्ण रूप से एक नाभिकीय घटना है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से क्या, कौन सी घटना है? नाभिकीय घटना है। तो भाई जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं ऊपर ऊपर हुआ करती हैं, इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से होती हैं, हाँ या ना?
बंध बनते हैं, बंध टूटते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं में एक बहुत बड़ा रूल चलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा रूल चलता है? अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद। पढ़ा होगा 9th क्लास में आपने, एक ही रूल था पहला, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान जो होगा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। मतलब 24 ग्राम पहले लिए थे तो 24 ग्राम बाद में लगेगा। बेटा सारी केमिस्ट्री के रूल यहां पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है बेटा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो रेडियो एक्टिविटी ये कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय। लिख लिया आपने, है ना? रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय अभिक्रिया है। यह पूर्ण रूप से एक नाभिकीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री के सिंपल रूल हैं बेटा, उन नियमों का फॉलो नहीं होगा। यह नाभिकीय अभिक्रिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, अभी आपको मैंने बताया कि जो आपका नाभिक होगा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण और साथ साथ गामा किरणों का उत्सर्जन करेगा। अब सवाल उठता है कि सर ये आखिर ऐसा होता क्यों है, ये करते क्यों हैं उत्सर्जन? स्टेबल नाभिक की चाहत क्या है? अब आप देखिए जो मेन लाइन आप पूछते हैं, देखिए इसके अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन का क्या है? प्रतिकर्षण है कि नहीं है? प्रोटॉन और प्रोटॉन का क्या है? प्रतिकर्षण। तो न्यूक्लियॉन सारे मिल करके, अब बाकी का क्या है? आकर्षण है। बाकी का क्या है? आकर्षण है। इनका क्या है? प्रतिकर्षण है। और बाकी जो भी है अंदर उनका आकर्षण है। क्यों आकर्षण है? नाभिकीय बलों का। किन बलों का? स्थायित्व की केवल एक क्लियर कट लाइन है। और अभी तो मैं आपको प्रोटॉन और प्रोटॉन इक्वल दिखा रहा हूं। यह भी तो समझिए कि वो समय भी आएगा जब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? बहुत ज्यादा। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? बहुत ज्यादा। ये देखिए, तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो न्यूट्रॉनों की वजह से इनके बीच का प्रतिकर्षण कम हो जाएगा और न्यूट्रॉनों का आकर्षण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सर नो सुन रहे हो? नाभिकीय बल ज्यादा हो जाएगा, न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? कम पड़ जाएंगे। मतलब प्रतिकर्षण कम हो गया और आकर्षण ज्यादा हो गया। आकर्षण ज्यादा हो गया नाभिकों के इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉनों के बीच का, मतलब नाभिक क्या होने लगेगा? सिकुड़ने लगेगा। क्या होने लगेगा? सिकुड़ने लगेगा। यह है अस्थायित्व, यह है अनस्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी को वापस अपने आप को रिशेप करने के लिए क्या करेगा? प्रोटॉन अपने आप को बढ़ाएगा। प्रोटॉन क्या करेगा? अपने आप को बढ़ाएगा। समझ में आया? अब बढ़ा वो बताऊंगा मैं प्रोटॉन कैसे बढ़ाएगा। तो प्रोटॉन जो है अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा उस दौरान, मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है मैंने वो बताया। प्रोटॉन को अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये कम हो रहा है तो प्रोटॉन को अपने आप को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए वो एक निश्चित प्रकार का उत्सर्जन करेगा जिसका नाम है बीटा उत्सर्जन। क्या कहलाएगा? तो जब भी प्रोटॉनों की संख्या अंदर बढ़ती है तो कौन सा उत्सर्जन होता है बेटा? बीटा उत्सर्जन। बीटा उत्सर्जन से एक धनावेश बढ़ जाता है। देखो जी कैसे, यह है जेड, ये क्या है? जेड। अगर जेड में से बीटा उत्सर्जन, बीटा कण निकल गया, बीटा कण निकल गया, बेटा इसका द्रव्यमान कितना है? ए। अरे एक्स ले लो यार। हाँ, और परमाणु संख्या कितनी है? जेड। बीटा कण निकल जाएगा तो बोलो परमाणु संख्या कितनी हो गई? Z+1। Z+1। अब इसमें क्या है भाई? हाँ, बीटा कण मतलब इलेक्ट्रॉन, -1e0, -1e। इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, धनावेश देके जाएगा कि नहीं जाएगा? धनावेश देके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये देखो धनावेश दे करके गया तो जो जेड था वो कितना हो गया? Z+1। और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान होता नहीं है, तो इसलिए इतना होगा Z+1 x और कितना? a। तो बस इतना शॉर्ट में समझने के लिए पहले ये इतना समझ लिया। दूसरा Z-1 बताएंगे अभी, देखिए बताएंगे अभी, जो देख अभी अल्फा बीटा देख लीजिए, फिर उसके बाद बाकी चर्चा करते हैं। ये हो गया। तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन से ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन ज्यादा थे, आकर्षण कम था, सिकुड़ रहा था, तो प्रोटॉन बढ़ाने की कवायद हुई।
अब देखिए अगर न्यूट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है तो भैया प्रोटॉन ज्यादा है मतलब प्रतिकर्षण बढ़ेगा। बोलो प्रतिकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो नाभिक फैलेगा कि सिकुड़ेगा, फैलेगा। फिर से अनस्टेबल, फिर से अस्थाई। तो अब अस्थाई करने के लिए नाभिक के प्रोटॉनों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो प्रोटॉनों को कम करने के लिए जो उत्सर्जन होता है उसे बोलते हैं अल्फा उत्सर्जन। क्या बोलते हैं बेटा, आया समझ में कि नहीं आया? तो अब इस समय प्रोटॉनों को कम करना पड़ेगा, ये कहलाएगा अल्फा उत्सर्जन। तो ये बीटा उत्सर्जन आपने देख लिया। अब अल्फा उत्सर्जन देख लीजिए, ये है जेड, ये है एक्स और ये क्या है ए। अल्फा कण कहलाता है हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक को देखिए भाई साहब, ये हीलियम है। बोलो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2He4। बोलो यस और नो। हीलियम का नाभिक मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को 2 बार आयनित कर दो, He+2, He+2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यही थे, रवाना कर दो, खेल खत्म। बोलो क्या बन गया, हीलियम का नाभिक। बोलो अब इस अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 2। अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 2। और न्यूक्लियन और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2, क्योंकि टोटल कितना था, 4। समझ में आया? तो हीलियम के नाभिक को मुक्त करेगा, अपने आप से बाहर निकालेगा। तो आइए देखते हैं, अल्फा कण यदि निकलेगा माइनस होगा तो इससे क्या हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, Z-2। अल्फा कण निकल गया, 2 प्रोटॉन निकल गए ना भाई साहब। तो Z-2 और X बोलो A- कितना, 4। A- कितना, 4। अरे आवेश में कितने की कमी आई भाई, 2 की। और द्रव्यमान में कितने की कमी आई, बस तो खत्म ना। आवेश में 2 की कमी और द्रव्यमान में कितने की कमी, 4 की कमी। और यहां पर आवेश में कितने की बढ़ोतरी और द्रव्यमान में कितने की बढ़ोतरी, 0 की। आया समझ में? तो ये कहलाता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा कण का उत्सर्जन। ठीक है ना? तो नाभिक जो होता है यही पंगा है कि नाभिक अस्थाई से अस्थायित्व से स्थायित्व की तरफ क्यों बढ़ता है। क्योंकि कई बार न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो सिकुड़ने लगता है, कई बार प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो फैलने लगता है। सिकुड़ और फैलाव को रोकने के लिए नाभिक क्या करता है, कणों का उत्सर्जन करता है। और तब तक उत्सर्जन करता है जब तक ये बल बराबर ना हो जाए। लिखिए लिखिए, स्थायी नाभिक के लिए, स्थायी नाभिक के लिए, हाँ इसी के आगे स्थायी तो ही चल रहा ना भाई। लिखिए स्थायी नाभिक के लिए स्थायी नाभिक के लिए स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल बराबर नाभिकीय आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल बराबर नाभिकीय आकर्षण बल। अगर नाभिकीय आकर्षण बल स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाएगा तो ये नाभिक जो है स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अदरवाइज ज्यादा होंगे न्यूट्रॉन तो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ज्यादा होंगे प्रोटॉन तो क्या होना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा, और तब वह स्थायी बन के काम करेगा। चलिए देखिए, एक बात मैं आपको और यहां पे बताना चाहूंगा कि सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू रहता है, समझ गए ना। मगर नाभिकीय अभिक्रियाओं में इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं भाई साहब। आप देख रहे हैं द्रव्यमान की होली हो रही है, A-4 हो गया, द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया, बदल गया द्रव्यमान, द्रव्यमान कम हो गया। मतलब ऐसा समझ लो कि ढांचे के अंदर से हाथ डाल के हड्डी से एक पसली निकाल ली, समझ गए ना। मतलब सीधे नाभिक से जाके खिलवाड़ हुआ है। किससे हुआ है, नाभिक से जाके। मैं तुम्हारी 2 हड्डियां निकाल दूंगा अगर, तो तुम्हारा द्रव्यमान कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो मतलब नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान क्षति का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, द्रव्यमान क्षति का, समझ गए। मतलब द्रव्यमान जो है जाएगा, बाहर जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये द्रव्यमान गया कहाँ, कहाँ जाता है, तो बेटा ये द्रव्यमान जो होता है ऊर्जा के रूप में व्यक्त हो जाता है। किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में ये द्रव्यमान चला जाएगा, ऊर्जा के रूप में। नहीं, इसमें कलर नहीं निकलेगा बेटा। यहां पर ये उतनी छोटी वाली वेवलेंथ नहीं निकलेगी कि आपको कलर दिखाई देगा। यहां पर तो ब्लास्ट होंगे बड़े बड़े, समझ में आया जी, धमाके होंगे, यहां पे कलर नहीं निकलेगा ये। तो भाई साहब यहां पे आपके पास द्रव्यमान बाहर निकलेगा बड़े हैं, तो और द्रव्यमान जब बाहर निकलेगा तो बड़े अमाउंट में आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी, ठीक है।
अभी बताऊंगा मैं कि वो एनर्जी कितनी मिलती है, और उसी की चीज का इस्तेमाल करके फिर दो आगे क्रियाएं होंगी, एक होगी नाभिकीय विखंडन और एक होगा नाभिकीय संलयन। एक होगा नाभिकीय विखंडन और एक होगा नाभिकीय संलयन। उन दोनों पे डिस्कस करेंगे, मगर एक दो पॉइंट में आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट, कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। कोई न्यूक्लियाई भड़ाभड़ छोड़ेगा, एमिशन करेगा, बहुत जल्दी जल्दी अल्फा बीटा गामा छोड़ेगा, और कोई स्लो स्लो छोड़ेगा। कोई बहुत ज्यादा मात्रा में अल्फा कण बीटा कण उत्सर्जित करेगा, कोई कम मात्रा में करेगा। कौन ज्यादा में मात्रा उत्सर्जित करेगा? जिसका क्या ज्यादा होगा? कंसंट्रेशन। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित करेगा, और जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो कम मात्रा में उत्सर्जित करेगा। दूसरी बात, जैसी रासायनिक अभिक्रियाएं ताप और दाब पर निर्भर करती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती है। रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? 1896 में हेनरी बैकरेल ने। किसने करा? हेनरी बैकरेल ने। तो ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी ये घटना। कैसे हुई थी देखिए, मैं आपको बता देता हूं। यस, ओके। तो देखिए हेनरी बैकरेल ने कैसे किया था। उन्होंने यूरेनियम लिया, यूरेनियम का न्यूक्लियस लिया, यूरेनियम का सैंपल लिया, और यूरेनियम के सैंपल को उन्होंने यहां पर एक ब्लैक कलर के पेपर से, इस पर ब्लैक कलर के पेपर से इसको जो है रैप करके इस पे गुड़मुड़िया के रख दिया। समझ गए ना? और यहां पर क्या रख दी भाई? इसके बाद में एक सिल्वर की फॉइल रख दी। क्या रख दी? सिल्वर की फॉइल। समझ गए ना? सिल्वर की फॉइल थी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो आप सबसे पहले यूरेनियम लिया, यूरेनियम के ऊपर फिर सिल्वर ब्लैक पेपर लगाया, ब्लैक पेपर से थोड़ी दूर पे सिल्वर की फॉइल रख दी, और सिल्वर की फॉइल के बाद यहां पर लास्ट में एकदम फोटोग्राफिक प्लेट थी। क्या थी? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या करती है? फोटोग्राफिक प्लेट इमेजिन करती है, इमेज बना देती है किसी भी चीज की। तो देखा उन्होंने अगले दिन कि यहां पर इस पे ब्लैक स्पॉट बने हुए थे। क्या बने हुए थे? ब्लैक कलर के स्पॉट बने हुए थे। मतलब यकीनन यहां से कुछ ना कुछ रेडिएशन बाहर आए हैं। यहां पर जब ये स्पॉट बने हुए थे, इस बात से पता चल गया कि यहां से न्यूक्लियर से, इस न्यूक्लियस से रेडिएशन निकल रहे हैं, विकिरण निकल रहे हैं, यहां से किरणें निकल रही हैं, यहां से कण निकल रहे हैं, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेडियो एक्टिविटी। समझ में आ गया? ब्लैक स्पॉट आए, और साथ में यह ऑब्जर्व किया कि देखिए इन कणों का, इन किरणों का पेनेट्रेटिंग पावर है, मतलब भेदन क्षमता है, क्योंकि सिल्वर की लेयर को भेद पाना आसान बात नहीं है भाई। ऐसे आप कण जो भेद करके निकल जाए, उसको कोई फर्क ना हो, मतलब इन किरणों में, इन कणों में भेदन क्षमता हुआ करती है। बोलो आ गया समझ में? ठीक है, यस। तो ये आपका जो है हुआ इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद लिखिए, अब इसके बाद लिखिए नाभिकीय विखंडन क्या है। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा। यहां पे ये जरूर लिखिए। हाँ, पहले हेडिंग डालिए इसकी, बीटा कण उत्सर्जन। ऊपर वाला लिखेंगे बीटा कण उत्सर्जन, ये बीटा कण उत्सर्जन है, और ये वाला लिखेंगे ये क्या है? अल्फा कण उत्सर्जन। ये दो पॉइंट बना लीजिए, ये बीटा कण उत्सर्जन है और ये है अल्फा कण उत्सर्जन। इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए अच्छे से, ये बहुत काम के हैं। बीटा कण उत्सर्जन और अल्फा कण उत्सर्जन आपको पूछा जाता है। चलिए लिखिए, नाभिकीय विखंडन क्या है? एक अभिक्रिया से समझाइए। नाभिकीय विखंडन क्या है? एक अभिक्रिया से समझाइए। नाभिकीय विखंडन क्या है? एक अभिक्रिया से समझाइए। ठीक है, लिखेंगे जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, ठीक है ना, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन एक हैवी कण है बच्चों,
न्यूट्रॉन कैसा कण है? हैवी कण। इसका द्रव्यमान कितना है? 1 AMU। कैसा है? 1 AMU। समझ रहे हो? ध्यान दो, न्यूट्रॉन कैसा कण है? हैवी कण। और इसका द्रव्यमान कितना है? 1 AMU। और इसके ऊपर कोई धनावेश कोई ऋणावेश नहीं होता है, कोई धनावेश कोई ऋणावेश नहीं होता है। तो ना ये आकर्षित होता है ना ये प्रतिकर्षित होता है। जहां इसको भेजो वहीं जाएगा न्यूट्रॉन, जहां इसको भेजोगे वहीं जाएगा। पता चले आप इलेक्ट्रॉन भेज देते तो प्रतिकर्षित हो जाता या आकर्षित हो जाता है ना। और अगर प्रोटॉन भेजते तो दिक्कत होती, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह लगभग समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिक में विभक्त हो जाता है। नए तत्वों के नाभिक में विभक्त हो जाता है। देखिए भाई साहब, ये न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन ने आकर के यूरेनियम के 92 नाभिक पर आकर के बम वर्षा करी है। समझ में आया ना? इस पर आकर के इस पर अटैक करा है। ठीक है जी। अभी एक को समझो, अभी पहले एक से समझो, बताएंगे फिर। अब ऐसे तो हजारों सैंपल में होंगे, वो होंगे, अपन को एक से मतलब है। तो एक का आप देखिए 92 यूरेनियम 235 पे आकर के इसने अटैक किया है। तो एक बड़ा नाभिक जो 92 यूरेनियम का है, दिख रहा है? एक नाभिक जो है, जो बड़ा नाभिक है, वो कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से 2 या 2 से ज्यादा, 2 में ही मानो यहां पे, छोटे नाभिकों में टूट गया है। देखो जी, यहां पर इसका कितना है? 92 है। ये किस में टूट गया? 36 में। ये किस में टूट गया? 56 में। आई बात समझ में ना? 36 और 56 में ये टूट चुका है। और साथ में 3 न्यूट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। 3 क्या हो रहे हैं? न्यूट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। मतलब एक न्यूट्रॉन 3 नए न्यूट्रॉन को जन्म दे रहा है। बोलो हाँ या ना? अब अगला ये न्यूट्रॉन 3 नए न्यूट्रॉन को आगे जाके जन्म देगा कि नहीं देगा? अगला ये न्यूट्रॉन 3 नए न्यूट्रॉन को जन्म देगा कि नहीं देगा? और ये ऐसे ही ये काम करेगा। बोलो जी हाँ। क्लियर है? तो ये कहलाता है, इसमें एक प्रकार से बड़े नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। और आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1 के 3 जन्म ले रहे हैं, 3 के 9 जन्म लेंगे, क्योंकि ये 3 होंगे न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन। तो आगे जाके 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3, हम एक हमारे 3। समझ में आया ना? क्लियर हो गया? तो इतने सारी मात्रा में ये जन्म ले रहे हैं। तो ये अभिक्रिया चेन रूप में बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? श्रृंखला। अरे भैया खूब संभव हो ही रही है। इसको बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? श्रृंखला अभिक्रिया। समझ में आया? ये रिएक्शन कहां पर कंट्रोल की जाती है? ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है इतने तरीके से। इसको कंट्रोल करने के लिए जिस संयंत्र का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोलते हैं? नाभिकीय रिएक्टर। तो ये रिएक्टर में ही ये अभिक्रिया जो होती है नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल की जाती है। चलिए, तो प्रश्न में लिखा रहा था, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह लगभग समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिक में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। समझ में आया? प्रक्रिया में लिखें 92 यूरेनियम 235 जो है, इसके ऊपर आप न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे 0N1, तो 2 नाभिक में टूटेगा। एक टूटेगा आपका 56 बेरियम 141। यह अभिक्रिया याद करनी पड़ेगी भाई साहब। 36 क्रिप्टन का अणु निकलेगा 92, और साथ में 3 न्यूट्रॉन 30N1। ये 3 डॉट लगा है, मतलब 3 न्यूट्रॉन है। और साथ में एक बार विखंडन के फलस्वरूप 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। जी हाँ, 3.0 बेटा, 3 टाइम्स है 0N1, 3 0N1 मतलब 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि एक परमाणु के विखंडन में कितनी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकल रही है।
समझ गए? इसी कंसेप्ट का यूज करके कौन सी एनर्जी बनाई जाती है? न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन तारापुर, नरेरा, है ना, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तारापुर महाराष्ट्र में है और नरेरा कहाँ है? यूपी में है। ठीक ना, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन यानी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इस पर बनाए जाते हैं और ये एनर्जी इससे बनाई जाती है न्यूक्लियर पावर से।